हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बिहार एसआई यानी बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट हो रहा था और इसमें भी प्रैक्टिस सेट जो है वो 3 था और इसमें क्वेश्चन नंबर 60 तक एक क्लास में हो चुका है। तो आज हम जो करवाएंगे वो 61 से करवाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आप पहले वाली वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट बना हुआ है। तो ये 61 जो है फ्रेंड्स वो मैथ का क्वेश्चन है, तो इसे हम स्किप करते हैं और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 62। जब धूप वर्षा की बूंदों पर गिरती है तो इंद्रधनुष बनता है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक परिघटनाएं जिम्मेदार है? यानी कि इंद्रधनुष बनने में जो घटनाएं जिम्मेदार है वो कौन कौन सी है? तो क्वेश्चन नंबर 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि परिक्षेपण, अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन। ये तीनों जो कारक हैं वो जिम्मेदार हैं इंद्रधनुष बनने में। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 63। शुष्क सेल यानी बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघटयों के रूप में प्रयोग होता है? यानी कि शुष्क सेल में कौन सा विद्युत अपघटक भरे जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। शुष्क सेल में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 64। आकाश में इंद्रधनुष के रंगों का फैलाव मुख्यतः, यानी कि इंद्रधनुष में जो रंगों का फैलाव होता है वो मुख्यतः किस कारण से होता है? तो क्वेश्चन नंबर 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि सूर्य प्रकाश का विक्षेपण है। विक्षेपण के ही कारण रंग फैलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 65। ये भी मैथ का शायद नहीं है, फिजिक्स का है फ्रेंड्स, न्यूमेरिकल्स टाइप का। तो 2, 4 और 8 ओम परिणामों वाले 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़े हैं। इस निकाय का तुल्य प्रतिरोधक कितना होगा? 2 क्रम में जोड़े जाते हैं, एक समानांतर क्रम में और एक श्रेणी क्रम में। तो समानांतर क्रम जो होता है वो इस टाइप का होता है और श्रेणी इस टाइप का। तो क्वेश्चन नंबर 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 ओम से कम। ये मैथ का है तो इसे हम स्किप करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। ये जो है क्वेश्चन नंबर 67। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन से कथन सही हैं। तो चलिए हम एक एक को पहले पढ़ लेते हैं। थोड़ा और इधर करते हैं फ्रेंड्स। 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप तथा 100 डिग्री पर उबलते जल में ऊष्मा की मात्रा एक समान होती है। तो ऐसा नहीं है, गुप्त ऊष्मा होती है भाप में, तो ये गलत हो जाएगा। 2 को देख लेते हैं। बर्फ की संगलन गुप्त ऊष्मा तथा जल की बाष्पन गुप्त ऊष्मा बराबर होती है। तो ये भी
गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों का बराबर नहीं होता है। और तीसरा को देखते हैं। वातानुकूलक में कक्ष वायु में से वाष्पित कुंडली में ऊष्मा का निष्कर्षण होता है तथा द्रवनित कुंडली पर ऊष्मा का निरसन होता है। तो क्वेश्चन नंबर 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केवल 3 सही है, बाकी दोनों वो गलत है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 68, ये भी कोट वाला ही है। तो कठोर जल के गुणधर्म के विषय में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है। और ध्यान दीजिएगा, ये जो बातें कहा जा रहा है वो कठोर जल के लिए। जल के भी कई प्रकार होते हैं। तो पहले हम ऑप्शन नंबर 1 को पढ़ लेते हैं। सिर्फ ऑप्शन रखते हैं फ्रेंड्स। जल की अस्थायी कठोरता उसमें उपस्थित विलेय, मैग्नीशियम और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के कारण होती है। तो ये बिल्कुल सही है। जल का जो अस्थायी कठोरता होता है उसमें उपस्थित जो विलेय हैं जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम और कार्बोनेट, तीनों के कारण अस्थायी कठोरता जल में आ जाती है। देखते हैं 2 को। जल की अस्थायी कठोरता उबालने से समाप्त की जा सकती है, तो इससे भी समाप्त की जा सकती है, तो ये भी सही है। और 3 को देखते हैं। जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए फाल्कन विधि का प्रयोग किया जाता है, तो फाल्कन विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है फ्रेंड्स। अब 4 पे हम चल रहे हैं। जल की अस्थायी कठोरता क्लार्क विधि के द्वारा दूर की जाती है। तो आपका जो इस प्रश्न में आंसर होगा राइट वो होगा 1 और 2, यानी कि ऑप्शन ए और 2 सही हो गए, बाकी दोनों गलत। तो ध्यान रखिए, जल में अस्थायी कठोरता को हम दूर कर सकते हैं उबाल के। और इसमें जो पदार्थ होते हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम हाइड्रोजन और कार्बोनेट। चलते हैं नेक्स्ट पे। इस क्वेश्चन के हम डिटेल्स पर थोड़ा चलते हैं। और यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 68 जो है, सही कथन जो है आपका ए 1 और 2 है, ये तो हमने बता दिया। और अब इससे थोड़ा ऊपर चलते हैं। जल की कठोरता यदि जल को उबालने से दूर नहीं होती है तो इस प्रकार की कठोरता अस्थायी कठोरता कहलाती है। और जल की अस्थायी कठोरता जो होता है इसे हम उबाल कर दूर नहीं कर सकते। और इसमें कौन सा पदार्थ रहता है, तो कैल्शियम, मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट आदि लवण के घुले रहने के कारण होता है। जब जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है, यानी कि चाहे अस्थायी हो या अस्थायी। तो हम जल में सोडियम कार्बोनेट को डाल करके दोनों प्रकार की कठोरता को दूर कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 68 हो चुका है फ्रेंड्स, इसका हमने डिटेल्स भी बता दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 69, जब मृदु स्टील को उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है और अचानक पानी में ठंडा किया जाता है तो वह कठोर तथा भंगुर हो जाता है, यह प्रक्रिया कहलाती है।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि इसे जो कहते हैं टेम्परिंग। उच्च तापमान पर स्टील को हम जब मृदु स्टील को उच्च तापमान पर पहले गर्म कर लेते हैं और अचानक से ठंडा पानी में, तो ये जो कठोर और भंगुर हो जाता है वो टेम्परिंग कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 70, हैलोजन में सबसे अभिक्रियाशील है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। सबसे अभिक्रियाशील है फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 71, संस्पर्श लेंस यानी कॉन्टैक्ट लेंस किससे बनाए जाते हैं। तो कॉन्टैक्ट लेंस जो बनाया जाता है वो ल्यूसाइट से बनाया जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो जो सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करता है वो पूछा जा रहा है। तो हाइड्रोजन जो है सबसे कम प्रदूषण करता है, इसलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने हाइड्रोजन ईंधन को बनाने की कोशिश में है और बढ़ावा देने में भी। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 73, सामान्य नाम न्यूक्लियॉन किसके लिए है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 74, जीवाश्म की आयु कार्बन के 2 समस्थानिक के अनुपात का निर्धारण कर मालूम की जा सकती है। वे समस्थानिक कौन से हैं। तो कार्बन 12 और कार्बन 14, जिससे कि जीवाश्म की आयु का पता चलता है। तो ये कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 75, यदि दूध को काफ़ी समय तक बिना ढके रखा जाए तो दूध खट्टा हो जाता है। यह निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो ये जो होता है वो होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनाजों और तिलहनों के अनुपयुक्त रख रखाव और भंडारण के परिणाम स्वरूप अविशों का उत्पादन होता है, जिन्हें अफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः भोजन बनाने की आम विधि द्वारा नष्ट नहीं होते। तो अफ्लाटॉक्सिन किसके द्वारा उत्पादित होते हैं। तो वे जीवाणु के द्वारा उत्पादित होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 77, विटामिन B12 की कमी प्राणसी अवरक्तता का कारक है। जंतु विटामिन B का संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। मानवों को अपना सारा विटामिन
विटामिन 12 को अपने आहार से ही प्राप्त करना होता है। विटामिन 12 में कौन सा संकुलन धातु आयरन होता है? यानी ये जो तामझाम हुआ है सारे बस ऐसे ही बस पूछा जा रहा है कि विटामिन जो 12 है यानी 12 है, इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसमें जो धातु पाए जाते हैं वो धातु हैं सी, यानी कि चलते हैं नेक्स्ट पे। कोबाल्ट नामक धातु इसमें पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित पोषक तत्वों में से किस एक का दूध दुर्बल स्रोत है? तो विटामिन सी, यानी विटामिन सी जो है वो दूध का दुर्बल, दूध इसमें जो दूध में पाया जाता है वो इसमें नहीं पाया जाता है। तो और बाकी जो दूध में पाया जाता है वो ये तीनों है, प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट। तो यही दुर्बल स्रोत है। क्वेश्चन बहुत ही घुमाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 79, पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है होती है, यानी कि पौधों में होने वाली क्रियाओं में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है वो कारक पूछा जा रहा है। तो बाष्पोत्सर्जन, इसका राइट आंसर बी, बाष्पोत्सर्जन जो कि तापमान कम कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 80, राम मंदिर निर्माण के भव्य आयोजन पर भगवान राम के चित्र निम्न में से किस पर प्रदर्शित किए जाएंगे? तो टाइम्स स्क्वायर में। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 81, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल में ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, वायु शोषण। एरोबिक रिस्पायरेशन। चलते हैं नेक्स्ट पे। ये सम्मिलित करने वाला है फ्रेंड्स। इसमें पूछा जा रहा है ये जो सभी इस साइड दिए हुए हैं सूची 1 में वो अस्त्र हैं, और इधर जो है वो कितने किलोमीटर तक वार कर सकते हैं तो वो दिया हुआ है। वैसे ही क्वेश्चन उतना मतलब बहुत डीपली दिया हुआ है, इतना गहराई में पूछता नहीं है, फिर भी हम बता देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 82, थोड़ा और ऊपर कर देते हैं फ्रेंड्स। तो अस्त्र जो हो जाएगा वो 10 से लेकर 25 किलोमीटर तक, और धनुष जो हो जाएगा वो 150 किलोमीटर तक, और त्रिशूल वो 9 किलोमीटर तक, और आकाश 25 किलोमीटर तक। यानी कि जो सर्वाधिक दूरी तय कर सकता है वो है धनुष। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो क्वेश्चन नंबर 82 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 83, इसरो द्वारा स्थापित लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर स्थित है। यानी कि लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम जो सेंटर है वो कहाँ है? तो वो है महेंद्रगिरी, तमिलनाडु। चलते हैं नेक्स्ट पे।
क्वेश्चन नंबर 84, साप्टा का पूर्ण रूप है। तो साप्टा का जो पूर्ण रूप है वो है इनमें से कोई नहीं है फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर डी होगा। तो चलते हैं हम नीचे देखते हैं इसका डिटेल्स में कि वास्तव में साप्टा का फुल फॉर्म होता क्या है। तो देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 84, तो साप्टा का जो फुल फॉर्म हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ साप्टा का रूप विकल्प में कोई नहीं है। और चलते हैं अब, तो साप्टा का पूरा नाम है साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, यही इसका पूरा नाम है, साउथ एशियन प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। और ये सार्क का पूरा नाम दिया हुआ है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और यहाँ पे साप्टा है फ्रेंड, यहाँ पे साप्टा मतलब कि एक अंक का उसमें पी लगा हुआ है और इसमें पी लगा हुआ नहीं है। तो इसका जो हो जाएगा, ये सेप्टा है, तो इसका जो हो जाएगा साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। चलते हैं नेक्स्ट पे। और नाटो जो कि एक बहुत ही प्रमुख संगठन है, नाटो नीचे दिया हुआ फ्रेंड सबसे, तो इसका जो पूरा नाम हो जाएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और नाफ्टा का ये शायद हो चुका है नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सबसे ज़्यादा अगर इसमें इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स तो नाटो है, अभी चर्चा में भी था रूस यूक्रेन युद्ध के कारण। चलते हैं अब अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 85 पे आ चुके हैं हम। मैपिल लीफ का देश के नाम से जाना जाता है। तो मैपिल देश के नाम से जो जाने जाते हैं वो हैं कनाडा। ये सारे क्वेश्चन अब लेवल इसी तरह का हो गया है फ्रेंड्स। आप अगर अभी वर्तमान करंट में 69th PPSC का एग्ज़ाम दिए होंगे तो देखे होंगे, इससे भी कहीं गुना बढ़ा दिया गया है लेवल। और आप सोचिएगा कि ये क्वेश्चन भारी है और वन लाइनर क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। आप टोटल प्रैक्टिस सेट को देख के जाइएगा तभी कुछ। क्वेश्चन नंबर 86, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की रचना को भारत के अलावा किस देश का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया है? तो बांग्लादेश। बांग्लादेश में भी अमर सोनाल बांग्ला जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा हुआ है। तो दोनों देशों में इन्हीं के द्वारा लिखित राष्ट्रीय गान स्वीकारा गया है। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर, और ये जो प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स, जो इस एग्ज़ाम के अच्छे विशेषज्ञ होते हैं उनके द्वारा बनाया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो चलिए हम एक एक को देखते हैं। मैकमोहन रेखा, तो मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के पास है, ये बिल्कुल सही है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पूछा जा रहा है सुमेलित नहीं है, तो बी को देखते हैं। रेड क्लिफ रेखा, तो ये भारत और पाकिस्तान के साथ है, ये भी बिल्कुल सही है। सी को देखते हैं, डूरंड
रेखा। तो ये डूरंड रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के पास है। तो ये भी बिल्कुल सही है। 8 डिग्री चैनल, तो भारत और मालदीव, तो ये बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि भारत के साथ जिसके साथ भी लगता है सीमा उसे डिग्री चैनल नहीं कहा जाता है, वो इसी टाइप का कुछ नाम होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार वो सही हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 88 है फ्रेंड्स। चाबहार बंदरगाह परियोजना भारत द्वारा किस देश में विकसित की गई? तो ईरान में। इसका राइट आंसर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, ईरान और इराक एक ही तरह आपको एग्ज़ाम में लग सकता है, बट इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ईरान। इसमें अंत में नो और इसमें अंत में का। तो चाबहार बंदरगाह जो बना हुआ है वो ईरान में है। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और पूछा जा रहा है इनमें से कौन से कथन सही हैं। तो देखते हैं पहले 1 को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड ही है। और 2 को देखते हैं। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन एक स्वायत्त क्षेत्र है। तो ये भी बिल्कुल सही है। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा भी जा रहा है कि कौन से कथन सही हैं, तो सी। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 90। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है फ्रेंड्स, चाहे बीपीएससी हो या फिर बिहार एसआई हो या फिर बीएसएससी डेट से संबंधित जो भी करंट में डेट रहता है। इसमें भी पूछा जा रहा है सुमेलित नहीं है। तो पहले ए को देख लेते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस, तो विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। और बी को देखते हैं, ये सही है। विश्व वानिकी दिवस, तो विश्व वानिकी दिवस जो मनाया जाता है वो 21 मार्च को मनाया जाता है। और सी विश्व पर्यावरण दिवस, तो 5 जून को मनाया जाता है। और डी विश्व तंबाकू निषेध दिवस, तो ये 22 मार्च को नहीं मनाया जाता है। इसलिए आपके क्वेश्चन के अनुसार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 91। पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? तो ये जो है घास का मैदान वो श्रीलंका में पाया जाता है, पटाना नाम का घास का मैदान। क्वेश्चन नंबर 92। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है। तो ये जो संबंधित है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रौढ़ शिक्षा से। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 93। भारतीय उपमहाद्वीप में बोली जाने वाली भाषाओं में बोलने वालों की सर्वाधिक संख्या के आधार पर हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में हिंदी के बाद किसका नंबर आता है? तो बांग्ला का। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित धार्मिक समुदायों में से
कौन सा समुदाय कब कैवल्य का अभ्यास करता है? तो जो कैवल्य का अभ्यास करता है वो हैं जैन धर्म। अगर बौद्ध धर्म पूछा था जाए तो बोधिसत्व। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 95। ऑल इंडिया रेडियो ने संस्कृत में अपने पहले समाचार पत्रिका कार्यक्रम का प्रसारण किस रूप में शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत साप्ताहिकी। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में किस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में जारवा होगा? फ्रेंड्स मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जारवा यहाँ पे लिखा हुआ है। जारवा जनजाति रहती है। तो जारवा जनजाति जो रहती है वो रहती है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में। फ्रेंड्स अब हम प्रैक्टिस सेट का जो 100वां क्वेश्चन है उस पर पहुँचने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक ले वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जो भी हो नहीं किए तो प्लीज़ कर दें। क्वेश्चन नंबर 97। गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक हो जाएंगे वो हो जाएंगे R.C. भार्गव। R.C. भार्गव। क्वेश्चन नंबर 98। दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाला पहला बिहार से जुड़ा शासक था? तो वो थे, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, शेरशाह सूरी। क्वेश्चन नंबर 99। बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? तो 7 दिनों के बाद। यानी कि मुखिया जब त्यागपत्र दे देंगे तो 7 दिन के बाद मान लिया जाएगा कि वो पद पे नहीं है, तो प्रभावी हो जाएगा जो भी नियम कानून रहेगा। क्वेश्चन नंबर 100। भारत के किस राज्य में स्थित देहिंग पटकई वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जा रहा है? पेंटिंग का 1 मिनट फ्रेंड्स, थोड़ा और ऊपर कर दो। तो देहिंग पटकई वन्य जीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में जो कर रहा है वो है असम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आप ज़रूर, आज जो है हमारा 3 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है। टोटल इसमें 40 या 50 होगा, तो आप ज़रूर देखिएगा। आप क्वालिफाई की कगार पे रहेंगे अगर सारे प्रैक्टिस सेट को देखते हैं। अगर चलिए इतना ही रहने देते हैं आज, कल फिर मिलते हैं।